दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास ट्वेल्थ फेल, जिसे लिखा है अनुराग पाठक ने। अब तक मैं इस उपन्यास के 37 भाग तक का वाचन कर चुका हूँ। आइए अब सुनते हैं इसके 38वें भाग का वाचन, मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अब यह तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पैसे न मिलने से दिल्ली में उसका रुकना असंभव हो जाएगा, यह मनोज जानता था। पांडे के जाने के बाद मनोज को एक रूम पार्टनर की जरूरत थी। अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमरे का पूरा 1500 किराया खुद भरना पड़ेगा। यही समय उसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट की आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी करने का है, पर बिना नियमित 2000 रुपये का यह संभव नहीं था। मनोज मकान के जिस फ्लोर पर रहता था उसके साथ वाले कमरे में अरुण नाम का सीनियर रहता था। इन दोनों कमरों से लगी हुई एक छोटी सी किचन थी, जिसमें मनोज, अरुण और अरुण के रूम पार्टनर का खाना बनता था। एक साथ खाना बनाने से खर्च भी कम आता था और टिफिन से अच्छा खाना भी मिल जाता था। इन लोगों का खाना बनाने एक कुक आता था। कुल मिलाकर यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसे खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे सम्मिलित होगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। मनोज ने अरुण से बात की। अरुण सर, क्यों न हम लोग कुक को हटा दें? आजकल अच्छा खाना नहीं बना रहा, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूंगा। बाजार से सब्जी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं कर दूंगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आना बंद हो गए हैं, इसलिए खाने के लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। अरुण और उसका पार्टनर कुक की लेट लतीफी और बेस्वाद खाने से पहले से ही दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने का और किचन के दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। इस तरह मनोज की दिल्ली में भोजन की व्यवस्था हो गई। मनोज को अभी भी दिल्ली में रहने के लिए किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। एक दिन ग्वालियर में शब्द प्रताप आश्रम के पास रहने वाला लड़का सचिन शर्मा दिल्ली तैयारी करने आ गया। उसे भी रूम पार्टनर की जरूरत थी, इसलिए वह मनोज का रूम पार्टनर बन गया। एक दिन मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। श्रद्धा, यदि मुझे दिल्ली में रहना है तो अब कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो मेरी हो गई, मैंने कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चे के लिए 1000 रुपये तो हर महीने चाहिए ही। श्रद्धा ने कहा, हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीद है। मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं करना चाहता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंग में काम की तलाश की, पर किसी ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं था। किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज 8-10 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा कि उनके यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए आईएएस की मुख्य परीक्षा पास होने की शर्त लगा दी। मनोज की वही स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने से पहले थी। वही निराशा उसके सामने फिर से थी जो एक बार ग्वालियर में वह देख चुका था। मनोज ने श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ा और हताश होकर नेहरू विहार जाने लगा। मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थी। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक लड़का उन कारों को धो रहा है। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया, तुम्हें इन कारों को साफ करने के कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताएं? मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से कई कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वह डर के 2 कदम पीछे हट गया। कुछ देर में एक महिला ने बाहर आकर मनोज से पूछा, क्या है? मनोज ने कहा, मैडम, मैं कार साफ करने का काम करता हूँ, क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? उसने अपने आप को आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी की जगह कार साफ करने वाला लड़का मान लिया। महिला सभ्य थी, उसने मनोज को विनम्रता से कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ करते हैं, वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए इस लड़के को बुलाया है।
महिला की बात सुनकर मनोज निराश हो गया। वह वापस जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी। सुनो, तुम्हें मैडम बुला रही हैं। वह वापस गेट के पास पहुंच गया। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 1 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? मनोज ने आज के पहले इस तरह के काम की न तो कभी कल्पना की थी, न ही उसे पता था कि इस दुनिया में कुत्ते घुमाने का काम करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली बार सुनी इस सर्विस की समाज में क्या रेपुटेशन है, यह भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त जरूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का काम क्या उसे शोभा देगा? उसके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उसे लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना है तो सब पैसे कमाने के लिए ही। यह सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास के ही बहुत से लोग करते हैं, फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म? महिला ने 500 रुपये एडवांस में उसे दे दिए। वह खुश था। उसके दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई थी। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से शेयर करना चाह रहा था। श्रद्धा कितना खुश होगी उसके काम मिलने से। वह लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचा। वह घंटी बजाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, क्या श्रद्धा उसे कुत्ते घुमाते देख खुश होगी? क्या कोई लड़की ऐसे प्रेमी की कल्पना करेगी कि उसका प्रेमी कुत्ता घुमाने का काम करता हो? उसे अचानक अपनी नई नई लगी सर्विस का सामाजिक महत्व समझ में आ गया। वह बिना श्रद्धा से मिले वापस अपने कमरे पर आ गया। अब मनोज रोज रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं उसका कोई दोस्त उसे कुत्ता घुमाते हुए न देख ले, कहीं श्रद्धा उसे न देख जाए। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्ते को छोड़ने जा रहा था कि उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते लिए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया है। रोज 2 घंटे शाम को 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस ही मिल गया है। मैंने कमरे का किराया भी दे दिया है। उसने अपनी बात कह दी और श्रद्धा के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में ज्वार सा उठ रहा है। श्रद्धा को डर था कि कहीं यह ज्वार उसकी आंखों से बह न जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से पूछा। मनोज को शंका हुई कि कहीं श्रद्धा यह न कह दे कि कुत्ते घुमाने का काम मत किया करो। मनोज डरते हुए कहा, कहो श्रद्धा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने में साथ जाने की अनुमति मांगी। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाते हुए संकोच नहीं होगा? श्रद्धा कुछ देर उसे देखती रही। फिर श्रद्धा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वह गांधी विहार जाकर पांडे से मिल आए। मनोज और श्रद्धा गांधी विहार चल दिए। पांडे कमरे पर नहीं था, पर उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए पढ़ाई कर रहा था। अपने कंधे पर स्टार और आईपीएस लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। मनोज और श्रद्धा पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कि गुप्ता के कमरे पर कोई आईपीएस आया है, पर नजदीक जाकर देखा तो गुप्ता ने ही वर्दी पहन रखी थी। मनोज ने पूछा, गुप्ता, यह क्या है? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था और किसी नई रणनीति के कारण यह भेष बनाए हुए था। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार और आईपीएस लिखा हुआ दिखाया। ये जो स्टार है ना मनोज, यह मुझे अब प्रेरणा देंगे। मैं इन स्टार और आईपीएस के तमके से मोटिवेट होऊंगा। गुप्ता ने आगे कहा, अब मैं यह वर्दी पहनकर ही रोज पढ़ता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे आईपीएस बनना है और उस हवलदार दलजीत सिंह को सस्पेंड करना है। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा किए गए अपने अपमान को भूला नहीं था, बल्कि उस अपमान का बदला लेने के लिए एक कारगर रणनीति पर काम कर रहा था। मनोज और श्रद्धा समझ गए कि गुप्ता के दिल पर थाने वाली घटना का गहरा असर हुआ है, लेकिन श्रद्धा को आईपीएस की वर्दी बहुत आकर्षक लगी थी।
वापस लौटते समय श्रद्धा ने अपने मन की इच्छा मनोज से कही, मनोज यदि तुम आईपीएस की वर्दी पहनोगे तो बहुत ही अच्छे लगोगे। मनोज ने श्रद्धा से मजाक में कहा, ठीक है श्रद्धा, मैं गुप्ता से पूछ लूंगा कि उसने यह वर्दी कहाँ से खरीदी है, मैं भी पहन कर पढ़ूंगा कल से। श्रद्धा मनोज के इस मजाक पर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तुम्हें आईपीएस बनना हुआ देखना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका, मनोज ने एक्टिंग करते हुए श्रद्धा से मजाक में कहा। मनोज का मजाक सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा गई। दोनों कमरे की सीढ़ियां उतरकर नीचे गांधी विहार की मेन रोड पर आ गए। मनोज ने पांडे को आते हुए देखा। मनोज और श्रद्धा पांडे के लिए रुक गए, पर पांडे उन दोनों के पास से बिना उनकी तरफ देखे हुए निकलकर सीढ़ियां चढ़ गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 38वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 39वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। 2 महीने पहले दिए हुए यूपी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया। ग्रुप में से केवल अश्विन की यूपी मुख्य परीक्षा क्लियर हुई थी। मनोज उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा में असफल होने से दुखी था। मनोज ने परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर आधे अधूरे लिखे थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में हुए जाति दंगे के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन, अमेरिका के गृह युद्ध और प्राचीन भारत में गणतंत्र के उत्तर भी मनोज अच्छे से नहीं लिख पाया था। उसकी तैयारी इतनी सघन नहीं हुई थी कि सभी प्रश्नों के बेहतरीन उत्तर लिख सके। मनोज दुखी और निराश अपने कमरे पर बैठा था। उसके पास अपनी असफलता के मूल्यांकन के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति समझते हुए और उसे प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा बोली, मनोज, अपनी असफलता से दुखी होने की जरूरत नहीं है। यही त्रास तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं। तुम्हें जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम्हें इन विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तुम सही कह रही हो, मुझे घर जाकर कोचिंग और पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए, मनोज ने श्रद्धा से कहा। उसे लग रहा था कि कोचिंग के अभाव में यूपीपीएससी का रिजल्ट खराब रहा है। कोचिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करने कुछ दिनों के लिए मनोज गांव चला गया। पिता कई महीनों से गांव नहीं आए थे। उसने माँ से कुछ पैसे मांगे तो माँ ने पिता को कोसना शुरू कर दिया, अब मैं कहाँ से लाऊं पैसा? बाप ने तो कसम खा ली है कि नौकरी ठीक से न करेगो, चाहे मोढ़ा मोड़ी भीख मांगो। उसने माँ से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाए तो कुछ परेशानी नहीं होगी। निराशा के इस वातावरण में उसने माँ को बहुत दूर किसी उम्मीद की झलक दिखलाई, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। माँ बोली, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि एक भैंस पाल लूँ। राकेश के घर एक भैंस है, वह उधार दे रहे हो है, दूध बेच के खर्च चलाए लूंगी। मनोज को माँ की कर्मठता पर रोना आ गया। माँ ने आगे कहा, दीपक जयपुर जा रहे हो है, धागा फैक्ट्री में नौकरी करोगे, 1200 रुपये मिलेंगे। दीपक के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ देखकर मनोज को कष्ट हुआ। कैसे रहेगा यह लड़का अकेला जयपुर में? कितनी दर्द है इस घर की किस्मत में, कितनी अलग दुनिया है उसके घर और गांव की। पता नहीं वह कभी अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए कुछ कर भी पाएगा या नहीं। 3-4 दिन तक उसने पैसों की व्यवस्था करने की गांव में कोशिश की। कुछ जगह उधार भी मांगा, पर कहीं से उसे पैसे नहीं मिले। बेटे को परेशान देखकर माँ ने फिर से कहीं से उधार पैसे लेकर उसे दे दिए। मनोज को गए हुए अभी 5 दिन ही नहीं हुए थे कि अकेलापन श्रद्धा को घेरने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपनी उन सहेलियों से मिलना शुरू किया जिनसे वह हॉस्टल में रहने के बावजूद कई दिनों तक नहीं मिलती थी। लेकिन 10 मिनट में ही उसका मन सहेलियों की बातों से उबने लगा। उसने कॉलेज के हॉस्टल में भी कई साल अकेले बिताए थे, पर कभी इस तरह का सूनापन उसे महसूस नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। कोचिंग जाते समय या शाम को कोचिंग से वापस आते समय उसकी आंखें लोगों की भीड़ में एक ही चेहरा तलाशती रहती, पर वहाँ वह चेहरा नहीं था। तमाम आवाज़ों में उसके कान एक ही आवाज़ को सुनने के लिए तरसते रहते, पर वह आवाज़ वहाँ नहीं थी। बार बार वह अपनी बालकनी से नीचे सड़क को देख आती, पर उस सड़क पर उसे वह दिखाई नहीं देता जिसे देखने की तड़प उसके मन में थी। कहाँ है ग्वालियर? कहाँ है मनोज का घर? उसे नहीं पता।
कोई फ़ोन नंबर मनोज के घर का उसके पास नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि वह मनोज के दोस्तों से मिलने गांधी विहार चली जाए। शायद पांडे के पास मनोज के घर का या उसके आस पड़ोस का कोई फ़ोन नंबर हो, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। थक हार कर वह अपनी किताबों में अपना मन लगाने की कोशिश करती रही, पर आधा घंटा पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। खाने का टिफिन उसका अधूरा ही वापस चला जाता। उसकी भूख भी जैसे मर चुकी थी। अजीब सी स्थिति हो गई थी उसकी। उसने मनोज से कह दिया था कि वे पढ़ाई के दोस्त हैं, कोई अलग एक्सपेक्टेशन उसे नहीं रखना चाहिए। पर पता नहीं मनोज ने उस पर कौन सा जादू कर दिया था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। अल्मोड़ा जाने से पहले जो हालात मनोज की थी, वही इस समय उसकी हो रही थी। लेकिन मनोज के इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे आज समझ आ गया था कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया हो। मनोज दिल्ली आ गया। उसने श्रद्धा के हॉस्टल की घंटी बजाई। पैरों में पंख महसूस करते हुए श्रद्धा नीचे आई। मनोज के आने से श्रद्धा सुख से भर गई थी। उसका अकेलापन दूर हो गया था। मनोज के कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कुर्सी पर बैठी श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। भरी हुई आंखें कब तक भरी रहती, आंसू छलक गए। मनोज चुपचाप बैठा रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों शांत उसी भाव और उसी स्थिति में बैठे रहे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे पिछले 5 दिन का सारा दर्द, अकेलापन, उदासी से निजात मिल गई हो। मनोज ने उससे पूछा, क्या हुआ श्रद्धा? श्रद्धा के मन का पारखी मनोज शायद उसके मन की हालत समझ गया था। श्रद्धा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ मनोज को देखती रही। एकटक उसने अपनी गीली आंखों की चुगली को छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। आंसू और मुस्कुराहट का कंट्रास्ट उसके चेहरे पर था। अजीब स्थिति थी उसकी। आंखें उसके प्यार को दिखाने को आतुर थीं और मुस्कुराहट उस प्यार को छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी। श्रद्धा मनोज से कुछ कहना चाहती थी, या कुछ कहने के लिए वह हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन काफी देर तक वह अपने मन की बात नहीं कह पाई और मनोज सांस रोके बैठा रहा। मनोज की अनुपस्थिति में उसकी याद श्रद्धा को बेचैन कर रही थी, लेकिन मनोज के आते ही शायद वह बेचैनी दूर हो गई थी। मनोज की दिल्ली में अनुपस्थिति ने श्रद्धा के मन को विचलित कर दिया था, पर मनोज के आते ही उसका मन उसके कंट्रोल में आ गया। कुछ देर अव्यवस्थित रहने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कुराहट ही रह गई। वह कुर्सी से उठी और उसने इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा ली और मनोज को देते हुए कहा, मनोज, तुमने बहुत दिन अपने घर में बर्बाद कर दिए। अब पढ़ाई पर ध्यान दो। लो, ये देख लो, ये लेख बहुत अच्छा है। इसमें भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। तुम जोर से पढ़ो। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज समझ गया कि इस लड़की को जितना असंभव है। मजबूरी में उसने सामने किताब रखकर पढ़ना शुरू किया। दूर दिखने वाला आसमान और उसमें चमकने वाले तारे हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 39वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब सुनिए उपन्यास 12th फेल के 40वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। आईएएस के तीसरे अटेम्प्ट के लिए जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करने की मनोज की इच्छा थी। मां द्वारा दिए गए पैसों से मनोज ने केवल इतिहास की कोचिंग मणिकांत सर के यहाँ शुरू कर दी। जनरल स्टडी की कोचिंग के लिए पैसे मनोज के पास नहीं थे। आईएएस की प्रीलिम्स इस बार मनोज और श्रद्धा दोनों की क्लियर हो गई। मनोज की तीसरी और श्रद्धा की पहली प्रीलिम्स थी। अश्विन नवनीत का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया। पिछली मेंस में अश्विन और नवनीत सफल नहीं हो पाए थे। इस बार उन्हें फिर से मेंस देने का मौका मिल रहा था। गुप्ता का फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज का साथ छोड़कर सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत पांडे के काम नहीं आया। परीक्षा में सफलता का कोई भी फुल प्रूफ सिद्धांत अभी पांडे को नहीं मिला था। अपने प्यार के साथ मनोज आईएएस प्रीलिम्स में सफल हो गया था, जबकि पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले, प्यार के माहौल से दूर रहने वाला पांडे फिर असफल हो गया था। सफलता से उत्साहित नवनीत की इच्छा असफल पांडे पर व्यंग करने की होने लगी। नवनीत ने पांडे से कहा, पांडे,
प्यार करने वाले का प्रीलिम्स क्लियर हो गया और प्यार से दूर रहने वाले फेल हो गए। अब क्या कहोगे? पांडे ने प्रीलिम्स के लिए मनोज से अलग रहकर मेहनत की थी, पर वह नहीं जानता था कि कहाँ कमी रह गई। मनोज की सफलता और अपनी असफलता से पांडे के मन में मनोज के लिए ईर्ष्या पैदा हो रही थी। उसने अब मनोज को अपना कंपटीटर मानते हुए कहा, अभी तो मनोज का केवल प्रीलिम्स निकला है, मुख्य परीक्षा बाकी है। प्यार में डूबे मनोज का रिजल्ट आने दो, प्यार के साथ सिलेक्शन असंभव है। मुख्य परीक्षा होने तक श्रद्धा रोज शाम को मनोज के कमरे पर आ जाती थी। दोनों 3-4 घंटे साथ पढ़ाई करते। मनोज इस बार सबसे अलग रहकर केवल श्रद्धा के साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सुबह से शाम तक दोनों साथ पढ़ाई करते। पढ़ने से समय बच जाता तो बातें करने लगते और बातें पूरी हो जाती तो फिर पढ़ाई करने लगते। दोनों को नहीं पता था कि इतने विशाल सिलेबस को किस तरह से तैयार करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें। इतिहास हिंदी में मनोज कोचिंग के नोट्स पढ़ता, जनरल स्टडी में वह अव्यवस्थित ही बना रहा। पैसों के लिए मनोज अभी भी शाम रात को 2 घंटे कुत्ते घुमाने का काम कर रहा था। मनोज, श्रद्धा, अश्विन और नवनीत ने आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी। सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगे। सामान्य अध्ययन के पेपर मनोज के अच्छे नहीं गए थे। इतिहास, हिंदी, साहित्य में भी वह उतना टू द पॉइंट नहीं लिख पाया था जितना परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर लिखते समय सभी पॉइंट मनोज को याद नहीं आ रहे थे। उसकी याद करने की अपनी सीमा थी। मौलिक कर्तव्य पूछे गए तो मनोज केवल 5-6 मौलिक कर्तव्य ही लिख पाया, शेष उसे याद ही नहीं आए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं भी उसे आधी अधूरी ही याद रहीं। मुख्य परीक्षा में पास होने लायक तैयारी मनोज नहीं कर पाया था। उसका परिणाम भी वैसा ही आया जैसी उसने तैयारी की थी। श्रद्धा की भी यही स्थिति थी। रिजल्ट आ गया। मनोज और श्रद्धा का मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ। मनोज के 3 अटेम्प्ट बेकार हो गए। एक भी अटेम्प्ट में उसने मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की। नवनीत की तैयारी में भी कमी रह गई थी, वह भी मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन अश्विन ने कमाल कर दिया। वह उत्तर प्रदेश पीएससी में अकाउंट ऑफिसर और इस आईएएस की परीक्षा में दिल्ली एडवांस सर्विस डॉनिक्स में डिप्टी कलेक्टर बन गया। पर उसे अभी प्रॉपर आईएएस बनना था, इसलिए अपनी अगली अटेम्प्ट की तैयारी जारी रखनी थी। अश्विन ने अपनी दोहरी सफलता से उत्साहित होकर बत्रा सिनेमा के पीछे अपनी रसोई रेस्टोरेंट में पार्टी दी। नवनीत, पांडे, गुप्ता, मनोज का रूम पार्टनर सचिन, मनोज और श्रद्धा को आमंत्रित किया। मनोज के नए रूम पार्टनर सचिन ने हालिया सफल हुए अश्विन से उसकी सफलता का राज पूछा। अश्विन भैया, आप बताएं कि आपकी तैयारी का क्या तरीका था, हमें भी सफलता के टिप्स बताइए प्लीज। ये जानना इतना आसान नहीं है सचिन। गुरु ज्ञान लेने के लिए तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए सफलता जब जीने मरने का प्रश्न बन जाए तब मैं सफलता के राज बताऊंगा। नहीं तो ऐसे भी कई लोग पूछते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। सचिन को समझ नहीं आया कि अश्विन जैसा समझदार लड़का अचानक ऐसी कड़वी बातें क्यों बोल रहा है। लेकिन सचिन ने अश्विन से हिम्मत करके पूछा, आप कैसे समझेंगे कि किसके लिए सफलता जीने मरने का प्रश्न बन चुकी है? तुम्हें देखकर आसानी से समझ आता है कि तुम अभी गंभीर नहीं हुए। तुम्हें हर दूसरे महीने अपने किसी कजिन की शादी में ग्वालियर जाना पड़ता है। कितने कजिन हैं तुम्हारे? नई नई सफलता से पैदा हुए आत्मविश्वास से भरे हुए अश्विन ने नई नई तैयारी करने आए सचिन की पढ़ाई की गंभीरता पर कटु प्रहार कर दिए। सचिन को उम्मीद नहीं थी कि अश्विन उसे इस तरह व्यंग के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा, पर सफल अश्विन को नौसिखिया सचिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अश्विन की बात सुनकर सचिन चुपचाप सामने रखा सूप पीने लगा। मनोज अपनी मुख्य परीक्षा की असफलता के कारण यह चिंतन कर रहा था कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। कई रातें उसने यह विचार करते हुए बिता दी थी कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। मनोज को लग रहा था कि कहीं न कहीं मेहनत के बावजूद उसकी पढ़ाई के तरीके में जरूर कोई बड़ी खामी रही होगी। पढ़ाई के सही तरीके को तलाशने के लिए उसने चिंतित होकर अश्विन से पूछा, अश्विन बताओ ना, क्या तरीका रहा तुम्हारी पढ़ाई का? तुम्हारे अनुभव से हम लोगों को भी लाभ होगा। अरे कुछ विशेष नहीं, किसी दिन समय निकाल कर आओ तो विस्तार से बात करेंगे, अश्विन ने मनोज को टालते हुए कहा। शायद अश्विन अपनी पढ़ाई का राज खोलकर लोगों को लाभ पहुंचाने के मूड में नहीं था। पांडे चुपचाप बैठा यह चर्चा सुन रहा था। सामने रखी सलाद की प्लेट में से टमाटर का टुकड़ा उठाते हुए उसने अश्विन से कहा, अश्विन, मनोज जी के पास समय कहाँ है इन व्यर्थ की बातों के लिए?
वो तो पहले ही बहुत व्यस्त है। पांडे इस बात से खुश था कि मनोज के प्रति उसकी भविष्यवाणी सही निकली। प्यार में डूबा मनोज मुख परीक्षा में फेल हो गया था। पांडे ने अपने सामने बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे नवनीत से कहा, क्यों नवनीत, मैंने कहा था ना कि प्यार के कारण मनोज का सिलेक्शन असंभव है। उसने पास बैठी श्रद्धा का भी कोई लिहाज नहीं किया। पांडे मनोज के मेंस में असफल होने का कारण केवल श्रद्धा को मान रहा था। श्रद्धा से प्यार के कारण ही उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा पांडे मान रहा था। अश्विन अपने सिलेक्शन की खुशी में दी जा रही पार्टी में पांडे की कुंठा को सहने के मूड में नहीं था। अश्विन ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास मत करो पांडे, तुम मंचूरियन खाओ। अश्विन की बात का पांडे पर कोई असर नहीं हुआ। वह मनोज की असफलता की अपनी भविष्यवाणी से अति उत्साहित हो गया था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मनोज के घाव पर नमक छिड़कना शुरू किया। मनोज जी, आप एक सीन की कल्पना कीजिए। आज से 10-15 साल बाद जब आपको श्रद्धा जिंदगी के किसी मोड़ पर कहीं मिलेगी और पूछेगी कि मनोज जी आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? आटा चक्की पर काम कर रहा हूँ या जौरा से मुरैना टेम्पो चला रहा हूँ? पांडे की बात सुनकर मनोज और श्रद्धा का चेहरा उतर गया। मनोज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पांडे पार्टी के इस माहौल में इतनी घटिया बात कर सकता है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। मनोज कभी श्रद्धा को देखता, कभी पांडे को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पांडे की बात सुनकर गुप्ता भड़क गया। पांडे, यदि तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो अपना मुंह बंद रखो। तुम तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए थे, तुमने कौन सा तीर मार लिया? मनोज ने कम से कम मेंस परीक्षा तो दी। पांडे ने गुप्ता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत देर से सामने रखे मंचूरियन को खाते हुए कहा, मैं तो मनोज के भले के लिए कह रहा हूं, उन्हें तो वैसे भी भले की बात कहाँ समझ में आती है। पांडे मनोज का सारा भला श्रद्धा के बिना करना चाहता था। श्रद्धा के साथ मनोज के भले का कोई प्लान पांडे के पास नहीं था। अपनी बात पूरी करके पांडे ने मंचूरियन की ग्रेवी को फ्राइड राइस में मिलाकर खाना शुरू कर दिया। अपमान और शर्मिंदगी के कारण श्रद्धा का पार्टी में बैठना मुश्किल हो गया। वह अपने आंसू पोंछती हुई उठी और पार्टी छोड़कर जाने लगी। मनोज भी उसके पीछे चल दिया। मनोज को वहां से जाते हुए देख पांडे ने लोगों को सुनाते हुए कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी एक अटेम्प्ट और है मनोज के पास पांडे, गुप्ता ने पांडे से कहा। गुप्ता की बात सुनकर पांडे व्यंगपूर्ण हंसी हंसते हुए सामने रखा मंचूरियन खाने लगा। इससे पहले भी मनोज के कई बार अपमान हुए थे। गांव में घुसते ही व्यंग्यबाण झेले थे। लाइब्रेरी में भी उसे अपमानित किया गया था। अपमानों और बेबसियों की एक लंबी श्रृंखला को उसने झेला था। पर आज श्रद्धा के सामने पांडे ने उसकी योग्यता और भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पांडे ने उसकी इस असफलता का सारा ठींगरा उसके प्यार पर फोड़ दिया। मनोज और श्रद्धा सर झुकाए साथ चले जा रहे थे। दोनों मुखर्जी नगर के पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, इसलिए मैं कहती थी कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब बेकार की बातों को दिमाग से निकाल दो। अब ये दुनिया तुम्हारे साथ मेरा भी मजाक उड़ा रही है। पांडे के कड़वे व्यंग से आहत मनोज को उम्मीद थी कि श्रद्धा पांडे को भला बुरा कहेगी, पर जब श्रद्धा ने मनोज पर ही दोष लगाया तो मनोज उखड़ गया। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूं मैं जो बार बार मुझे अपमानित किया जाता है? तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की आवाज थरथराने लगी और वह सामान्य से तेज हो गई। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से पार्क की बेंच के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूं मनोज, पर बार बार ये प्यार। अधूरी बात ही कह पाई थी श्रद्धा मनोज से। श्रद्धा शायद अपने मन की कोई बात उसे समझाना चाह रही थी, पर यह बात उलझी हुई थी कहीं। मनोज शायद श्रद्धा के मन की दशा नहीं समझ पा रहा था। अपने प्यार को समझाने की उसकी तमाम मौन कोशिशें अब तक असफल रही थी। श्रद्धा भी शायद मनोज से दोस्ती और प्यार के बीच कब से झूल रही थी। मनोज तक पहुंचने की कोई साफ सीधी डगर श्रद्धा अभी नहीं ढूंढ पाई थी। उसने सामने खड़ी श्रद्धा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, किससे प्यार कर रहा हूं मैं? क्या प्यार कर रहा हूं? कुछ देर रुक कर वह तेज आवाज में श्रद्धा से फिर पूछता है, कौन कौन मुझसे प्यार करता है? तुम्हें तो पता ही होगा। पता है तो बताती क्यों नहीं? मनोज बेंच से उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह खड़े होकर क्या करे, इसलिए वह फिर बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ में नहीं है श्रद्धा कुछ भी,
मैं क्या करूं? नहीं निकलती तू मेरे दिल से। मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। 10-20 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भी तुम पूछोगी कि मैं क्या कर रहा हूं, तो भी मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे नाम के साथ सर उठाए खड़ा हूं। उसने श्रद्धा के प्यार को श्रद्धा के सामने अभिव्यक्त कर दिया। श्रद्धा की आंखें अब हिल नहीं पा रही थी। वे मनोज के चेहरे पर जम सी गई थी। पांडे कहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्या प्यार कमजोर कर देता है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से ही मैं हरा भरा घूमता फिरूं। कितनी छोटी सी इच्छा थी तुम्हारी कि तुम मुझे आईएएस बना हुआ देखना चाहती थी। बस तुम एक नज़र मुझे देख लो, तो इतने से ही मैं दुनिया उलट पुलट कर दूं। ये नौकरी, ये सिलेक्शन, ये आईपीएस, ये क्या चीज़ है? अपने वाक्य के अंत तक आते आते श्रद्धा के प्यार में मनोज पूरी तरह डूब चुका था। इसी डूबने से वह बच पाएगा ऐसा उसे लग रहा था। मनोज के मन की दशा को श्रद्धा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि मनोज अपनी नहीं, शायद उसकी खुद की बात कह रहा है। श्रद्धा भी मनोज के बारे में यही सब सोचती रहती थी। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गांव चला गया था, तब वह मनोज के लिए परेशान हो गई थी। आज मनोज की बात सुनकर न जाने कब से रुके हुए आंसू उसकी आंखों में आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक मनोज बेंच पर उसी स्थिति में बैठा रहा और वह उसी स्थिति में खड़ी रही। 1-2 मिनट बाद उसने मनोज से कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। मनोज उठा और श्रद्धा के साथ चलने लगा, चुपचाप। श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचने तक रास्ते भर दोनों में से कोई नहीं बोला। मनोज के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं था। वह अपने आप को खाली कर चुका था और श्रद्धा शायद अपने भरे मन से बोलने लायक कोई मोती चुनने की कोशिश कर रही थी। अपने हॉस्टल के नजदीक पहुंचने पर श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम में अगर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय न करना, खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। श्रद्धा मनोज की क्षमता पर भरोसा जता रही थी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट में 2 छोटी लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। श्रद्धा हॉस्टल के गेट से सट कर खड़ी हो गई। अब विदा की बारी थी। बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से एक लड़की की शटल रैकेट पर कम आ रही थी, नीचे अधिक गिर रही थी। श्रद्धा ने खेलती हुई लड़कियों की तरफ देखते हुए मनोज से कहा, मनोज, मैं केवल तुम्हें 2 घड़ी याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। उसकी आंखों के सामने मनोज के गांव जाने वाले 5 दिन अचानक तैर गए। अकेले उदास दिन, हर जगह मनोज को ढूंढते तलाशते दिन, मनोज के बिना निर्जीव से पड़े दिन, मनोज के आने के बाद फिर से चंचल और सुख से भरे दिन। उसने अपनी आंखें लड़कियों की तरफ से हटाकर मनोज की तरफ कर ली। मनोज की आंखों में देखते हुए श्रद्धा ने कहा, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, केवल रैकेट पर शटल के लगने की आवाज आ रही थी। श्रद्धा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पुलट कर दो ना ये दुनिया प्लीज। श्रद्धा ने मनोज के प्यार और उसकी क्षमताओं को एक सार कर दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने एक पल को मनोज को देखा और पलटकर हॉस्टल में चली गई। मनोज गेट पर खड़ा रह गया। उसकी दुनिया अचानक एक पल में बदल गई थी। श्रद्धा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अब उलट पुलट कर दो ना ये दुनिया प्लीज। बैडमिंटन खेल रही जीतने वाली लड़की ने हारने वाली लड़की से जोर से पूछा, तू शटल पर फोकस नहीं कर रही है, इसलिए बार बार हार जाती है, फोकस करना। मनोज ने लड़की की आवाज सुनी और हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर वह तेजी से पलटा और नेहरू विहार जाने की जगह मुखर्जी नगर की मुख्य सड़क की ओर जाने लगा। गांधी विहार जाने के लिए जब कोई भी टेम्पो खाली नहीं मिला तो उसने गांधी विहार जाने के लिए दौड़ लगा दी। मनोज को बार बार श्रद्धा की बात सुनाई दे रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कब से यह वाक्य मनोज सुनना चाह रहा था, श्रद्धा से। कब से वह श्रद्धा के चेहरे को इसी लालसा में देखता था कि वह उसके प्यार को स्वीकार करके मुस्कुरा जाए। लेकिन आज वह दिन आ गया था। मनोज को लग रहा था कि वह दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है, और उड़कर अश्विन के कमरे पर नहीं जा रहा है बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहा है। अब तक की सारी असफलता की निराशा पीछे छूटती जा रही थी और सफलता की उम्मीदें उसे आगे बढ़ा रही थीं। 10 मिनट लगातार दौड़ते रहने के बाद वह अश्विन के कमरे पर पहुंच गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे
उपन्यास 12th फेल के 40वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 41वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। आश्विन ने रात को 10 बजे मनोज को हाँफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक गया। मनोज ने बिना समय बर्बाद किए आश्विन से कहा, आश्विन, मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है। मुझे आईपीएस बनना है। मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मुझे बताओ कि पढ़ाई कैसे करना है। कुछ देर पहले आश्विन की पार्टी से मनोज अपमानित होकर चला गया था। आश्विन समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी आश्विन ने उससे कहा, कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए। मनोज ने तपाक से कहा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है आश्विन, एक एक पल मेरे लिए कीमती है। आश्विन ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, लो मनोज, पढ़ाई के लिए तुम्हारी ललक देखते हुए ये गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज को आश्विन का यह अचानक गिफ्ट देना समझ नहीं आया। उसने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अश्विन, लेकिन मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम पढ़ाई के कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए यह बहुत उपयोगी होंगे। अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी बांध लो पहले। उसने चुपचाप अश्विन द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली। अश्विन ने मनोज की कलाई पकड़कर उस घड़ी का एक बटन दबाया और उससे कहा, मनोज, यह एक स्टॉप वॉच है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई के कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है। जितनी देर मैं तुमसे बात करूंगा उतना समय यह वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। मनोज अश्विन के समझाने के इस अनोखे तरीके को देखकर मुस्कुरा दिया। अश्विन ने कहा, मनोज, 22 मई को आईपीएस प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ। प्रीलिम्स तो मेरा पिछली बार भी क्लियर हो गया था, मनोज ने कहा। प्रीलिम्स को हल्के में कभी मत लेना। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद भी सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स लटक गई थी तुम्हारी। तुम्हें प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे करनी है कि परीक्षा देकर आने पर प्रीलिम्स में चयन को लेकर कोई डाउट न रहे। कुछ देर रुककर अश्विन ने आगे कहना जारी रखा, मनोज, तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने सालों के पेपर में से ही कई प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं और हम वही प्रश्न गलत कराते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तुम्हें इस पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक से हजारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। मनोज अश्विन को दी जा रही टिप्स को नोट भी करता जा रहा था। प्रीलिम्स में जनरल स्टडी का पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अश्विन ने जनरल स्टडी के बारे में मनोज को बताया। मनोज, जनरल स्टडी में भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षा में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण से तुम हर महीने का करंट अफेयर्स तैयार करो। मनोज अश्विन की बात सुनकर संतुष्ट हो गया। अश्विन ने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर अश्विन ने कहा, मनोज, मेरी बात पूरी होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। अश्विन को अभी शायद पढ़ाई के कुछ और टिप्स देने थे। उसने मनोज से पूछा, तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो। मनोज ने ध्यान करते हुए कहा, 10 घंटे। अश्विन ने हंसते हुए कहा, कन्फर्म। मनोज चुप हो गया। उसने कभी अपने घंटे गिने नहीं थे। अश्विन ने कहा, अब तुम्हें एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यह स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना। जब तुम खाना खा रहे हो, कोई मिलने आ गया हो, किसी से बात कर रहे हो तो यह स्टॉप वॉच रोक देना। एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े गए रोज के घंटे आपको रिकॉर्ड के लिए दर्ज करने हैं। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को दो। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करना है। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई कभी नहीं की थी। इस तरह के घंटों का हिसाब तो कभी नहीं किया था। सामने किताब रहती थी और वो अपने रूम पार्टनर पांडे से बात करता रहता था और सोचता रहता था कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिए। मनोज अश्विन के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अश्विन एकदम सही कह रहा है। मैं तो अब उत्तरांचल पीएससी पर फोकस करूंगी। इस साल का आईएएस एग्जाम मैं नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी टेस्ट अटेम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उन पर फोकस करो, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। एक दिन पहले ही मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। जनरल स्टडी के पेपर के लिए श्रद्धा ने करंट अफेयर, खेल, विदेशी डेलीगेशन, पुरस्कार, नई खोजें, दुर्घटनाएं, सरकारी योजनाएं, आर्थिक टुडे, राज्य की गतिविधियां आदि पर पूरे साल के लिए महीनेवार प्रतियोगिता दर्पण से मनोज के लिए खुद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तैयार किए, जैसे कि वह आईएएस की
प्रीलिम्स परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र की पेपर सेटर हो। शुरू में मनोज की पढ़ाई स्टॉप वॉच से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसने 10 से 12 घंटे रोज स्टॉप वॉच के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दी। वह सब्जी लेने जाता या नहाता या कोई दोस्त आ जाता तो स्टॉप वॉच बंद कर लेता। इस तरह महीने भर में मेहनत और रणनीति से उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्चे को कम कर देगी, जिससे मनोज को पैसे के लिए अधिक परेशान न होना पड़े। श्रद्धा ने अपने रूम पर एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1000 रुपये श्रद्धा के बचने लगे। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने के काम आने लगे। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। सामान्य अध्ययन में अधिकतर प्रश्न करंट अफेयर से ही आए। कई प्रश्न तो श्रद्धा के द्वारा बनाए गए पेपर से ही आ गए। इतिहास का पेपर भी मनोज का बहुत अच्छा गया। अब यह क्लियर था कि मनोज का प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 41वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के कड़ियों का वाचन मेरे वाचन क्रम के अगले भाग में आप सुन सकेंगे। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद।